आज से बायोलॉजी की क्लास शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। R.L. कोटपाल की बुक से बिना किसी एडिटिंग के सचित्र वर्णन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में यूग्लिना। अभी हाल ही के टीजीटी एग्जाम में आपने देखा होगा कि जिसने भी जूलॉजी R.L. कोटपाल की बुक से और बॉटनी सिंह पांडे जैन की बुक से पढ़ा है, उसी के सबसे ज़्यादा प्रश्न सही हुए हैं। और देखिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, जीआईसी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूग्लिना का क्लासिफिकेशन। फाइलम क्या है इसका? प्रोटोजोआ। सब फाइलम है सार्कोमैस्टिगोफोरा। सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा। क्लास है फाइटोमैस्टिगोफोरी। आर्डर है यूग्लिनाइडिया। फैमिली है यूग्लिनाइडिडा। जीनस है यूग्लिना। स्पीसीज है यूग्लिना विर्डिस। इसके बाद देखिए, ये जो हाइलाइटेड हैं इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और पॉइंट जो भी हैं ये हाइलाइटेड, इनको नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि कसाभिका की सहायता से यानी फ्लैजला की सहायता से गति करने वाले एक कोशिक जंतुओं को अधिवर्ग मैस्टिगोफोरा यानी कि कसाभिका, कसाभिका का मतलब यहाँ पे देखिए धारण करना, या फिर फ्लैजिलेटा कसाभ में सम्मिलित किया गया है। ये जंतु पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल से भरे हरित लवकों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट के कारण, क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें उपस्थित रहेगा, तो इसकी उपस्थिति के कारण ये पादप तुल्य, पादप तुल्य का मतलब है कि पौधे के समान, और इन लवकों के अभाव में जंतु के समान होते हैं, जंतु तुल्य होते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की अगर उपस्थिति है तो ये पौधों के समान दिखाई देंगे, और अगर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है तो ये जंतुओं के समान दिखाई देंगे। इसके बाद पादप तुल्य जंतु प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने कार्बनिक भोजन को बना लेने की क्षमता के कारण क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो जंतु होते हैं वो बने बनाए भोजन का उपयोग करने के कारण क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इसके बाद जो फ्लैजिलेट प्राणी हैं, तो फ्लैजिलेट प्राणियों के ये दोनों समूह क्या होते हैं? अलग अलग दो वर्ग बनाते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? फाइटोफ्लैजिलेटा, फाइटोफ्लैजिलेटा या फिर फाइटोमैस्टिगोफोरिया, और जूफ्लैजिलेटा या फिर जूमैस्टिगोफोरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं। यूग्लिना में हरित लवक और कसाब यानी कि क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजला क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक है, यहीं से देखिए प्रश्न बनते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजला क्या होते हैं? दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों होते हैं। इसलिए यह क्या है? एक फाइटोफ्लैजिलेट प्राणी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखिए पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? एक फाइटोफ्लैजिलेट प्राणी है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है और फ्लैजला है, दोनों है, इसलिए यह एक फाइटोफ्लैजिलेट प्राणी है। इसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। फिर देखिए, इसके बाद क्या है कि यूग्लिना फाइटोफ्लैजिलेट प्राणी है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या है? स्वयंपोषी है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक है। परंतु सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब क्या होगा? ये
तब यह विषमपोषी होगा, हेटेरोट्रोपिक होगा। अपनी दोहरी पोषण क्षमता के कारण, देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये स्वयं पोषी भी है और विषम पोषी भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोहरी पोषण क्षमता। ठीक है, डबल न्यूट्रिशन क्षमता हो गई यहाँ पर इसकी। तो इसके कारण इसका पादप और जंतु दोनों की भांति अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हमने जो है क्लियर कर लिया कि पादप यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों की भांति इसका अध्ययन किया जाता है। युगलिना की जो जाति है जिसे सामान्यतः कक्षा में, क्लास में अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वो कौन सी है, वो है युगलिना विर्डिस। इसके बाद देखिए जो हाइलाइटेड है उसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो हाइलाइटेड नहीं है उसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं युगलिना विर्डिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, हैबिटेट। युगलिना विर्डिस का देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे इसका वास्तविक प्लस नेत्रगोलक या नेत्र तारा अपने नाम के अनुसार एक हरे रंग का तथा नेत्र स्वरूप प्रकाशग्राही संरचना युक्त क्या है, ये प्रोटोजोआ जीव है। इसके बाद जो इसका आवास है ये कहाँ कहाँ रहता है, तो युगलिना जो होता है वो एकल, मुक्तजीवी व अलमड़ जलीय फ्लैजिलेट प्राणी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। युगलिना क्या है, एकल है, मुक्तजीवी है, वह अलमड़ जलीय है और फ्लैजिलेट प्राणी है। इसके बाद यह तालाबों, पोखरों, नालियों एवं मंद प्रवाहित जल स्रोतों में पाया जाता है। यानी कि जहाँ पर जल का जो बहाव है वो बहुत तेज ना हो, धीमा हो बिल्कुल, वहाँ पर यह उन जल स्रोतों में पाया जाता है। जिन स्थानों पर वनस्पति की पर्याप्त मात्रा होती है, ठीक है, वहाँ पर यह अधिक पाया जाता है। यानी कि ऐसे जल स्रोत जहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, वहाँ पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। उद्यान सरोवर जिनमें जंतुओं के मल, पौधों की पत्तियां एवं छोटी छोटी शाखाओं का सड़ता हुआ नाइट्रोजनी जैविक पदार्थ होता है, युगलिना बहुतायत से पाया जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी तो इसकी इतनी अधिकता हो जाती है कि तालाब का जल ही हरे रंग का दिखलाई देने लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब की सतह पर क्या है, काई बिछी हुई है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब की सतह पर काई बिछी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं संरचना, स्ट्रक्चर, इसका परिमाण और आकार यानी कि साइज और शेप। युगलिना विर्डिस एक छोटा, सूक्ष्मदर्शीय और लगभग 60 माइक्रोन लंबा जीव है। ठीक है, जहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, तो उस हाईलाइटेड पॉइंट को आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा, विशेष ध्यान इसको दीजिएगा। कितना लंबा होता है ये, 60 माइक्रोन लंबा जीव है। इसका शरीर पतला, लंबा और तरकु रूप होता है, स्पंडिल की तरह होता है, जिसका अगला सिरा गोलीय या मुथरा, मध्यवर्ती भाग कुछ चौड़ा और पिछला सिरा नुकीला होता है। अगले सिरे से एक फ्लैजला निकला होता है, कसाव निकला हुआ होता है, जो युगलिना के आगे की ओर बढ़ते समय गति करता हुआ दिखलाई देता है। ठीक है, यानी कि एक फ्लैजला निकला होगा, उसी फ्लैजला की सहायता से युगलिना क्या करता है, लोकोमोशन करता है, गति करता हुआ आगे दिखलाई देता है ये। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। चित्र जो है समझना बहुत जरूरी है। इसके चित्र के जो अंदर की जो ये लिखी हुई है, जैसे कि ये लिखा हुआ है साइटोस्टोम, तो इन सब को आप बहुत ही ध्यान से इस चित्र को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या है।
क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि पेलिकल की जो पेलिकल के द्वारा कौन सा जंतु घिरा होता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ शरीर किस में पाया जाता है। तो अगर आपने चित्र देखा हुआ है तो दिमाग में क्या होगा, तुरंत आपको ये जो चित्र है ये तुरंत दिमाग में याद आ जाएगा कि अरे पेलिकल का जो भाग है, यानी तनुत्वक कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये किस में पाया जाता है, ये युगलीना में पाया जाता है। तो इसलिए इस चित्र को भी बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। पैरामाइलिन पैरामाइलोन ग्रैन्यूल्स, ये देखिए ये क्या है, पैरामाइलोन ग्रैन्यूल्स। तो इससे भी ये कॉन्सेप्ट, इसको भी देख लीजिए, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये क्या है, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गई ये। ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट हो गया ये। तो इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया। तो इन सब को चित्रों को बहुत अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब पीडीएफ देंगे हम तो उसमें से आप इस चित्र को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, युगलिना का जो शरीर होता है वो बाहरी सतह पर स्थित तनुत्वक यानी कि पेलिकल के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात हुआ है कि तनुत्वक पतली, दृढ़, लचीली और कुंडलिनी के समान व्यवस्थित पट्टियों की बनी हुई है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये परस्पर जुड़े हुए तट धारियों की भांति दिखलाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पेशी सूत्र यानी कि मायोनिम्स कहते हैं। इन तनत्वक की पट्टियों के नीचे और इन्हीं के समानांतर म्यूकस स्राव करने वाली म्यूसीफेरस कायों और माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक पंक्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको क्या पढ़ना है कि जो रिजर्वायर है, शरीर के अगले मुथरे सिरे पर फ्लास्क के आकार का एक गर्त होता है। इस गर्त का चौड़ा भाग क्या कहलाता है, आशय यानी कि रिजर्वायर या कसाभी कोश, फ्लैजलर सैक कहलाता है, जो कोशिका ग्रसिका या कोशिका ग्रसनी नामक एक नाल के द्वारा बाहर खुलता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये है फ्लैजलम यानी कि कसाब। फ्लैजलम में क्या होता है कि शरीर के अगले सिरे पर कोशिका मुख से धागे के समान एक कसाब निकलता है। कसाब का मतलब है यहाँ पे फ्लैजला निकलता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात हुआ है कि जो कसाब होता है, जो ये फ्लैजला होता है, ये कितने होते हैं, एक ना होकर दो होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि युगलीना का जो फ्लैजला होता है वो संख्या में कितने होते हैं, तो वो एक ना होकर के दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद अब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आशय के आधार में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। चलिए यहाँ अभी ये रह गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम यहाँ तक पढ़े थे अभी कि कसाब एक ना होकर क्या होते हैं, दो होते हैं। फिर दूसरा कसाब छोटा होने के कारण आशय के अंदर ही सीमित रहता है और दोनों कसाबों की दो छोटी छोटी कणिकाओं से उत्पत्ति होती है। इन कणिकाओं को ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहते हैं और ये आशय के आधार में कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। अब जो लंबा फ्लैजला है, लंबे कसाब में आधार के निकट एक पार्श्वीय उभार होता है जिसे पराकसाभी पिंड यानी कि पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं।
यह पिंड प्रकाशग्राही की भांति कार्य करता है। ठीक है, पैराफ्लैजिलर जो बॉडी है, यह पिंड क्या होता है, प्रकाशग्राही की भांति कार्य करता है और संभवतः इसमें सुग्राही कर यानी कि सेंसिटाइजर की भांति कार्य करने वाला लैक्टोफ्लेविन होता है। ये देखिए, ये पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। अब ये एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम बिल्कुल एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। लैक्टोफ्लेविन होता है किसकी भांति, सेंसिटाइजर की भांति कार्य करने वाला होता है लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो तनुत्वक से घिरा हुआ यानी कि पेलिकल से घिरा हुआ अंदर की ओर कोशिका द्रव्य होता है, जो दो प्रदेशों में बटा रहता है, एक सघन स्वच्छ और परिधीय एक्टोप्लाज्म और दूसरा तरल कणिकामय केंद्रीय एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में निम्न संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट या वर्णकधर, क्लोरोप्लास्ट अथवा क्रोमैटोफोर्स। ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े पिंड होते हैं जिनमें हरे वर्णक क्या कहलाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है कि यूग्लिना में क्लोरोफिल को कितने प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद उनके साथ बीटा कैरोटीन होता है। यूग्लिना विरिडिस में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं और केंद्र से फैलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें एक तारे के समान आकृति बन जाती है और तारे के केंद्र में संभवतः एक प्रोटीनी पायरिनॉइड होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ कि जो पायरिनॉइड है वो कैसा होता है, एक प्रोटीनी पायरिनॉइड होता है जिसके चारों ओर पैरामाइलॉन की छोटी छोटी कितनी ही कणिकाएं एकत्रित होती हैं। इसके बाद है पैरामाइलॉन, ये क्या है, एंडोप्लाज्म में पैरामाइलॉन अथवा पैरामाइलम की बहुत सी कणिकाएं होती हैं। यद्यपि पैरामाइलम बहुसैकराइड बीटा 1,3 ग्लूकैन होने के कारण मंड जैसा होता है। ठीक है, परंतु यह पादप मंड जैसा नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन विलयन द्वारा इसका रंग क्या होता है, नीला नहीं होता है। यह संचित जो भोज्य पदार्थ है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाले पदार्थ ग्लूकोज से संश्लेषित होकर के पायरिनॉइड के चारों ओर एकत्र हो जाता है। संकुचनशील उपकरण क्या है, आशय से जुड़ा एक सघन परासरण नियंत्रण प्रदेश यानी कि ऑस्मो रेगुलेटरी जोन है। इस प्रदेश में एक बड़ी केंद्रीय संकुचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और यह चारों ओर से अनेक छोटी छोटी सहायक रिक्तिकाओं यानी कि एक्सेसरी वैक्यूल से घिरी रहती है। संभवतः ये सहायक रिक्तिकाएं ही परस्पर मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। ठीक है, और यह रिक्तिका अंतःपरासरण द्वारा आए जल को तथा उपापचय में उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ को जल के साथ आशय, कोशिका ग्रसनी और कोशिका मुख के मार्ग से बाहर त्यागने का कार्य करती है। इसके बाद है स्टिग्मा। अभी सब इसके देखिए, हम ये इसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं सभी, वो यूग्लिना के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं। इसके बाद है स्टिग्मा, संकुचनशील रिक्तिका है जो, उसके ठीक विपरीत आशय के निकट पराकशाभी पिंड के स्तर पर नारंगी लाल रंग का एक बिंबाव पिंड स्टिग्मा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ठीक विपरीत रिजर्वायर के निकट होता है ये स्टिग्मा, जिसे आई स्पॉट यानी कि नेत्र बिंदु या फिर रेड स्पॉट भी कहते हैं।
लीडेल 1966 के अनुसार, यानी कि लीडेल क्या है, एक साइंटिस्ट थे जो 1966 में इन्होंने बताया था कि जो द्रक बिंदु है और लिपिड बिंदु कांव की प्लेटों का बना होता है। प्रत्येक बुंदिका में लाल वर्णक कैरोटीनॉइड रहता है। यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सा वर्णक रहता है, लाल वर्णक कैरोटीनॉइड रहता है। और तैरते समय जैसे ही प्राणी चक्कर लगाता है तो पराकसाभी पिंड को आंतरायिक रूप से छाया देने के लिए द्रक बिंदु एक पर्दे का कार्य करता है। इसके बाद अन्य जो कोशिका द्रव्य संरचनाएं हैं उनमें से अन्य कोशिकांग भी होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, अंतर्द्रव्यी जालिका हो गई यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि, ये सब भी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। शरीर के पिछले सिरे के निकट एंडोप्लाज्म में एक बड़ा गोलाकार अथवा अंडाकार केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक कला की दोहरी झिल्ली छिद्रित होती है। कोशिका द्रव्य में कई केंद्रिकाएं और धागे के समान गुणसूत्र की एक बड़ी संख्या उपस्थित रहती है। द्विखंडन के समय भी ये केंद्रिकाएं ज्यों की त्यों बनी रहती, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, एंडोसोम्स भी कहा जाता है, अंतःकाय भी कहा जाता है। तो शरीर के पिछले सिरे के निकट एंडोप्लाज्म में एक बड़ा गोलाकार अथवा अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए लोकोमोशन। लोकोमोशन कितने प्रकार से करता है, तो जो यूग्लिना विरिडिस है वो दो भिन्न प्रकार से गति करता है, लोकोमोशन करता है। कौन कौन सा, पहला हो गया फ्लैजलर और दूसरा हो गया यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो इसमें से आपको बस यही याद रखना है कि लोकोमोशन किस प्रकार से करता है, दो प्रकार से, फ्लैजलर और यूग्लिनॉइड। इसमें क्या करता है कि यूग्लिना अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है, चक्रण करता है, और यह गणना करके देखा गया है कि यूग्लिना प्रति सेकंड एक चक्रण करता है। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। यहां से देखिए यूग्लिना प्रति सेकंड क्या करता है, एक चक्रण करता है, एक रोटेट करता है। कसाभी गति के लिए यानी कि जो फ्लैजलर मूवमेंट है उसके लिए ऊर्जा क्या होती है, एटीपी से प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये पॉइंट आप नोट भी करते रहिए, एटीपी से प्राप्त होती है जो ब्लेफेरोप्लास्ट में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होते हैं। अब इसके बाद दूसरा मूवमेंट क्या है इसका, वो है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या होता है कि जो पेलिकल होता है यानी तनित्वक होता है उसमें पर्याप्त लचीलापन होता है, जिसके कारण प्राणी क्या करता है, क्रमाकुंचन कर सकने में समर्थ होता है। अब जो ये क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा ही यह प्राणी क्या करता है, तली पर क्रमितुल्य परिसर्पण या छटपटाने की गतियां करता है। प्रत्येक क्रमाकुंचन लहर के अंतर्गत शरीर आगे से पीछे की ओर क्रमशः छोटा एवं चौड़ा होता जाता है। तो यहां पर आपको ये दो पॉइंट क्लियर करने हैं। अब इसके बाद पोषण, न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो देखिए जो यूग्लिना विरिडिस है उसमें सोपोसी और ऑटोट्रोपिक या इसी को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक या फिर पादप समपोषी, होलोफाइटिक और मृतोपपोषी प्रकार से पोषण होता है। तो इस प्रकार की जो दोहरी पोषण विधि को क्या कहते हैं, मिश्र पोषी पोषण। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है कि यूग्लिना में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मिश्र पोषी पोषण होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको। तो इसमें से स्वपोषी पोषण हो गया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें से भी देख लेते हैं इसको। यूग्लिना में पोषण की मुख्य विधि पादप समपोषी या प्रकाश पोषी होती है। यह अपना भोजन अपने क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से हरे पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं तैयार कर सकता है
और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का शोषण करता है। इस अवशोषित ऊर्जा से जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई चरणों में क्रिया करता हुआ ग्लूकोज शरीर का निर्माण करता है। यह शर्करा एक अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पैरामाइलम या पैरामाइलॉन कहते हैं। यह पादप स्टार्च से केवल इतना भिन्न होता है कि आयोडीन विलयन से मिलने पर इसका रंग नीला नहीं होता है। यह भावी उपयोग के लिए एंडोप्लाज्म में कणिकाओं के रूप में बिखरा रहता है अथवा पायरिनॉइड के चारों ओर एकत्र हो जाता है। ऐसे युगलिना जिन्हें सदा भरपेट भोजन प्राप्त होता रहता है में पैरामाइलॉन क्या होता है, अधिकता से पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी देखिए क्लियर हो गया कि ऐसे युगलिना जिन्हें क्या होता है, सदा भरपेट भोजन प्राप्त होता रहता है में पैरामाइलॉन क्या होता है, अधिकता से पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं मृतोपपोषी पोषण कैसे होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो युगलिना है उसमें पोषण एक अन्य विधि के द्वारा भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, मृतोपपोषी यानी कि सैप्रोफाइटिक या परासरण पोषी आस्मोट्रोफिक कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि युगलिना क्या करता है, लगातार कई महीनों तक अंधेरे में रह सकता है और यद्यपि अधिक समय तक लगातार अंधकार में रहने से इस जीव का क्लोरोफिल क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तथापि यह फिर भी जीवित रहता है। इसके बाद अब आगे देखिए, जो देखना है वो क्या देखना है, इसका श्वसन। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वसन, रिस्पायरेशन। तो युगलिना जल में विलीन स्वतंत्र ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करता है। यह ऑक्सीजन पेलिकल यानी कि तनुत्वक से होकर शरीर के अंदर विसरित हो जाती है। इस ऑक्सीजन के द्वारा अपचयन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर यह भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि युगलिना किस प्रकार से श्वसन करता है। तो युगलिना जल में विलीन जो स्वतंत्र ऑक्सीजन है उसकी सहायता से श्वसन करता है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, परंतु अंधकार में यह शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। फिर इसका परासरण नियमन एवं उत्सर्जन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। इसमें क्या होता है कि परासरण नियमन जो क्रिया है अर्थात अंतःपरासरण एंडोस्मोसिस द्वारा अंदर प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया शरीर के अगले भाग में स्थित संकुचनशील उपकरण द्वारा होती है। और युगलिना की जो तनुत्वक है यानी कि पेलिकल है वो जल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। इसलिए युगलिना के शरीर में अंतःपरासरण द्वारा जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस पॉइंट में, बस यही ऑस्मो रेगुलेशन में हमको यही ध्यान रखना है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया बड़ी संकुचनशील रिक्तिका के अनुशिथिलन अर्थात आयतन में वृद्धि और प्रंकुचन यानी सिस्टोल अर्थात आयतन में कमी होने से होती है। और अनुशिथिलन होने पर संकुचनशील जो रिक्तिका है वो क्या होती है, जल से भर जाती है। अब देखिए, अमोनिया जो अपचयन क्रिया का एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद है, शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि युगलिना जो है कौन सा पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालता है। तो ये क्या, कौन सा पदार्थ निकालता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो अपचयन कैटाबोलिज्म का एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद है, उस शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इसका बिहेवियर, युगलिना विविध प्रकार के उद्दीपनों के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार अन्य प्रोटोजोआ के जंतु करते हैं। यह अत्यंत प्रकाश संवेदी होता है
बहुत तेज प्रकाश से क्या करता है, सदा दूर जाता है। परंतु सामान्य तीव्र प्रकाश जैसे कि खिड़की से आता हुआ सामान्य प्रकाश के लिए धनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करता है। इसके बाद है मास्ट और उनके शिष्यों द्वारा की गई खोजों से स्पष्ट है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशग्राही द्रव्यबिंदु युगलीना को क्या करता है, व्यवस्थित रखता है। धनात्मक प्रकाशानुचालित होने के कारण यह प्रकाश के उद्गम की ओर तैरता है। इसके बाद अब देखना है इसका इंपॉर्टेंट है जो जनन, ठीक है, इसका ये रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए युगलीना में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि युगलीना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। यह कैसे करता है, यह द्विखंडन, बाइनरी फिजन और बहुखंडन, मल्टीपल फिजन के द्वारा अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द्विखंडन कैसे करता है, ये जल, तापमान और भोजन उपलब्धि की अनुकूल दशाओं के अंतर्गत युगलीना सरल अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा विभाजित होता है। और विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले क्या करता है, सूत्री विभाजन, माइटोसिस द्वारा इसका केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और इसके तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन होने से कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो ये इसके पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुखंडन एवं पालमेला अवस्था। ये क्या होती है, देखिए युगलीना प्रतिकूल समय में सक्रिय नहीं रहता है। ऐसे समय में क्या करता है, यह पुटीभूत होकर के बहुखंडन करता है। इस दशा में यह गति करना क्या करता है, बंद कर देता है और क्या होता है, कसाब को गिरा देता है, फ्लैजला को गिरा देता है और गोलाकार होकर एक अत्यंत श्लेष्मिक आवरण म्यूसिलेजिनस कोट या पुटी सिस्ट में बंद हो जाता है, अपने आप को एक सिस्ट में बंद कर लेता है और यह पुटी म्यूसिफेरस कार्यों द्वारा स्रावित होती है। पुटी भवन के पश्चात इसमें अंदर ही अंदर कई बार अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप लगभग 16 से 32 संतति प्राणी बन जाते हैं। फिर इसके बाद इस अवस्था में ये बहुत सी शैवालों जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की पॉलमेला अवस्था के समान हो जाते हैं। बाद की इन संतति प्राणियों में कसाब बन जाते हैं यानी फ्लैजला बन जाते हैं और ये वयस्क युगलीना बनने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब देख लेते हैं पुटी भवन क्या है। प्रतिकूल अवस्थाओं, कैसी प्रतिकूल अवस्थाओं, जैसे कि भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया की कमी, सूखा पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना इत्यादि में सुरक्षा के लिए पुटी भवन होता है। एक मोटे गोलाकार पीताभ भूरे और जिलेटिनी आवरण के रूप में एक पुटी भित्तिका श्रावण होता है जो एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। युगलीना की विभिन्न जातियों में यह पुटी 2 से 4 परत मोटी, संवृत या प्रच्छादित हो सकती है, जिसके अंदर जीव केंद्र में अथवा उत्केंद्रक की भांति रहता है। पुटीभूत प्राणी न केवल प्रतिकूल दशाओं को ही सफलतापूर्वक सहन करता है बल्कि दूर दूर तक प्रकीर्णन भी कर जाता है। जब दशाएं अनुकूल हो जाती हैं तो प्राणी सक्रिय हो जाता है और अपना सामान्य मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत करने के लिए पुटी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पुटी भवन हो गया। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अकेले एक प्राणी में एक या कई विभाजन भी हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 2 से अधिक नए प्राणियों की पामेला अवस्था बन सकती है। अब इसके बाद है युगलीना एक जंतु की भांति, ठीक है। जंतु की भांति कैसे है कि जंतु और पौधे दोनों की भांति युगलीना का अध्ययन किया जाता है, परंतु निम्न कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक जंतु है। क्यों जंतु है, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा कला है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होता है और सेंट्रियोल्स जो होते हैं जो ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम का निर्माण करते हैं।
इसके अलावा और क्या है, भोजन का जो संचय है वो कैसा होता है, पैरामाइलॉन के रूप में होता है, जो वास्तविक पादप स्टार्च नहीं है। पराकसाभी जो पिंड है, जो संवेदी या प्रकाशग्राही है, फोटो रिसेप्टिव अंगक है, वो पाया जाता है। यह अन्य जंतुओं की भांति प्राणी समपोषी यानी कि होलोजोइक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि युगलीना एक जंतु की भांति व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में युगलीना को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक यह पहुंच सके।